जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज फिर हम 100 क्वेश्चंस का जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है निपटारा करेंगे 100 क्वेश्चंस का। जिस प्रकार हमने कल 100 क्वेश्चनों का जो है फुल पोस्टमार्टम किए थे, ठीक उसी प्रकार हम आज भी फुल पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों हम बात करते हैं, जिस प्रकार कल वीडियो में आपने प्यार दिखाया था उसी प्रकार जो है इस वीडियो में अगर प्यार बराबर बरकरार रखते हैं तो हम भी इससे ज़्यादा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे आगे चलकर। और कुछ ही दिनों की बात है, एक और महत्वपूर्ण घोषणा हम करने वाले हैं जो आप सबों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब बात कर लेते हैं कि जितने भी हमने वादे किए हैं धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं कि उसको पूरा करने का। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे तो एक 100 क्वेश्चन का जो है मिक्स चलेगा ही, जो बिल्कुल ही बीपीएसएससी पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसी पर हम इसे फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी क्लास की, तो दूसरी क्लास की हम जो बात करेंगे विथ मैप थ्रू जो है मैप के साथ जो हम चाहेंगे कि स्टैटिक जीके और करंट को जो है क्लास को रिवाइज कराने का, और करंट का स्पेशल क्लास भी हम चाहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने लायक होता है वो कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसमें भी करंट में भी चाहेंगे जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, बराबर एक क्वेश्चन नंबर वहाँ से आने की जहाँ से प्रबल संभावना है वो हम रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार इसी तरह बनाए रखते हैं तो हम जल्द ही इसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब वही बात कर लेते हैं कि हम लाइव भी आना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम एक पोलिंग करेंगे कि आप इसका जो टाइमिंग क्या रखेंगे, तो इसको हम डेली बेस पे चलाएंगे और आपको पीटी मेंस के लिए पूरा पूरा गाइडलाइंस हम देंगे। और जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम कराने का प्रयास करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो चलिए महादेव के नाम से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी प्यार जो है इसी तरह बनाए रखें तो जल्द ही हम आपके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कुछ विटामिन का डोज ले लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही की हम बात करते तो मनसबदारी प्रथा की दोनों के दोनों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, तो रामानुज टार्क के द्वारा यह भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया गया था। सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक की देन है सिख धर्म। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की देन है। जैन धर्म की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की देन है। पारसी धर्म की अगर प्रवर्तक की हम बात करें तो जरथुष्ट है। शक संवत की शुरुआत की हम बात करें तो कनिष्क के द्वारा किया गया था, 78 ईस्वी में किया गया था। मौर्य वंश की संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। न्याय दर्शन की बात करें तो महर्षि गौतम के द्वारा किया गया था। अब वैश्विक दर्शन की अगर हम बात करें तो महर्षि कणाद के द्वारा किया गया था। संघ दर्शन की बात करें तो महर्षि कपिल के द्वारा किया गया था। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि के द्वारा किया गया था। और मीमांसा दर्शन की हम बात करें तो महर्षि जैमिनी के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आने की प्रबल संभावना है, इसे याद कर लेना। अब बात करते हैं आज के सवाल की। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास का जो है रिपीट किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उसे हम रिपीट करना है। यानी कि आपको क्लास कराने का मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है आपको याद कराना। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की हम बात करें तो आज का पहला सवाल निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो मानव विकास सूचकांक की हम बात करें जारी कौन करता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये तीनों के तीनों जो है मानव विकास सूचकांक के आधार होते हैं। अब बात करते हैं पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था यह जो है मानव विकास सूचकांक, तो 1990 में किया था, ये भी सही है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट की हम बात करें 2002 में आई थी। अब मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सभी के सभी सही है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की अगर हम बात करें तो धौलावीरा से पता चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है। तो किस काल में जो अछूत की अवधारणा की बात करते हैं स्पष्ट रूप से उदित हुआ है, तो ये कब किस काल में उदित हुआ है, धर्मशास्त्र के काल में उदित हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो कथन सही करने हैं आपको। तो सही कथन की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो अब बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। कथन आपको सही चुनने हैं। तो बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था 3 मई 2022 में किया गया था। बिल्कुल सही है। जारीकर्ता की हम बात करें तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ये भी सही है। कुल देश इसमें कितने शामिल है? 180 देश शामिल है। और भारत की रैंक की बात करते हैं 180 देशों में तो 150वीं रैंक है। ये भी सही है। प्रथम संस्करण की हम बात करें तो प्रकाशन 2002 में किया गया था। अभी वर्तमान में कौन सा संस्करण है? तो 20वां संस्करण है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग संकल्पना की हम बात करें, संकल्पना अंग है। किसका अंग है? तो हम बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का यह अंग है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। भारत में पहली बार जो है सैनिक शासन जो व्यवहार में लाया गया था, तो यह किसके द्वारा लाया गया था? तो हम बात करते हैं यह जो लाया गया था ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में हम बात करते हैं भू राजस्व की दर की हम बात करें तो क्या था? उपज का कौन सा था? छठा भाग था, यानी कि 1/6 ये था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ की हम बात करते हैं निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। यह किसके कौन लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा यह इसी ने लिखा करता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे? तो यह कहाँ पे किया गया था? हजार स्वामी मंदिर में किए गए थे। कहाँ पे? हजार स्वामी मंदिर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए, यानी कि यहाँ पे हो गए लड़े गए युद्ध में, यहाँ पे होना चाहिए क्या? लड़े गए। ठीक है। लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो किस युद्ध में? तो हम बात करते हैं यह जो किस युद्ध में? चुनार युद्ध में इन्होंने यह जो है शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो संभाजी के बाद जो है किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि यहाँ पे दिया गया भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसने प्रतिपादित किया था? यह जो हम बात करें दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहे जाते हैं इसे। ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की। तो यह जो 1928 में लाहौर में इसका जो है लाठी के प्रहार से इसकी मृत्यु हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट की। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा की उन्मूलन की हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन की हम बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में कर्जन के समय में हुआ था। डलहौजी की बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति डलहौजी ने अपनाया था और पहली बार रेल इसी के शासनकाल में चला था। और पहली बार जो है डाक टिकट भी इसी के शासनकाल में जारी किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1908 के छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। 1908 के छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो यह किस पे रोक लगाया गया था? तो बैठ बेगारी पर रोक लगाया था। किस पे? बैठ बेगारी पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इस मिसाल
में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन का इस कथन से संबंध है कौन सी घटना से? 1857 का विप्लव 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 जो है घटना से इसका संबंध है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अधिकतम नरमपंथी नेता की हम बात करें तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो अधिकतम नरमपंथी नेता की हम बात करें तो अधिकतम शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण की हम बात करें तो यह क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका महत्वपूर्ण कारण था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किससे नहीं की थी? यानी कि किसे नहीं की थी? तो हम बात करते हैं यह जो नहीं की थी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है नहीं की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में हम बात करते हैं बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखने हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 1935 की अगर हम बात करें तो इस भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैत शासन लगाना, ये जो है जो 1935 की भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी, बाकी सभी के सभी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम की वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम में तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी आपको टेलीग्राम में देखने को मिल सकते हैं, जॉब से संबंधित अपडेट और कई सारी जानकारियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो देख सकते हैं इसको हम आपको याद कराने का हम प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा। अब बात करते हैं भारत के गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की हम बात करें तो कौन कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए इसको भी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय विकास परिषद है, 6 अगस्त 1952 इसका स्थापना हुआ था। नरेंद्र मोदी इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। केंद्रीय जांच ब्यूरो भी है। जितने हैं ये गैर संवैधानिक निकाय, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। इसका स्थापना 1963 में हुआ था। सुबोध कुमार जायसवाल जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की हम बात करें तो 1 फरवरी 1964 में इसका स्थापना किया गया था। अगर इसका वर्तमान में अध्यक्ष की पूछें तो सुरेश एन पटेल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका स्थापना होता है। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होते हैं, प्रत्येक राज्य में अपना अपना राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 में इसका स्थापना किया गया था। यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि सूचना आयोग की हम बात करते हैं तो ये अलग अलग राज्यों में है और प्रत्येक राज्यों में अपना अपना अलग अलग सूचना आयोग होता है। आयोग नीति आयोग की हम बात करते तो भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष है और वर्तमान में हम बात करते हैं इसका सीईओ जो है परमेश्वर अय्यर है और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकपाल की हम बात करें तो 19 मार्च 2019 को जो है इसका स्थापना हुआ था। प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में अध्यक्ष है। लोकायुक्त की बात करें तो राज्य में अलग अलग होता है। अगर लोकपाल की बात करें तो यह केंद्र लेवल पर लोकपाल होता है और राज्य लेवल पर लोकायुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पूरा का पूरा जो है 100 क्वेश्चन हम कराएंगे बिल्कुल ही बीपीएसएससी पैटर्न पर, जो कि बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं जिस लेवल की, वही सारे क्वेश्चंस हैं। और हमने जो है ये क्वेश्चन जो है मतलब कि कई सारे बुक्स का जो है निचोड़ लाए हैं एनसीईआरटी और लूसेंट का। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके एनसीईआरटी और लूसेंट का भी आपको रिवीजन हो जाए,
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह संबंधित है कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अब बात करते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किसके बराबर जो है इसका दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राष्ट्रीय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करें तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर इस पे कर सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर इस पे भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर इस पे भी कर सकता है। उपर्युक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर किए जाते हैं। इसका आंसर सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो सही कथन का आपको चुनने हैं। तो यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। तो इसका हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, तो ये गलत है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो विधानसभा अपना त्याग पत्र जो हम बात करते हैं किसे देता है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देगा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो यह उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, मुख्यमंत्री किसको देगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुकूल जो है बने रहते हैं कौन इनमें से अपने पद पर। तो बात कर लेते हैं यह जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुकूल यह पद पर बने रहते हैं। यानी कि हम बात करें तो राज्यपाल की माई बाप जो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का माई बाप होता है, इसके इच्छा अनुसार से ही यह पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित है। तो कौन सी निधि पर भारित है, तो हम बात करते हैं राज्य के संचित निधि पर भारित रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन इस बन सकते हैं, तो यह केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष होते हैं। आम चुनाव के बाद जो है अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह लोकसभा का ज्येष्ठ सदस्य जो होता है अल्पकालीन अध्यक्ष होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो यह किनके बीच शक्तियों का जो है विभाजन करती है, तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच जो है शक्तियों का विभाजन करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है, यानी कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हम भारत के लोग सबसे संविधान की प्रस्तावना जो है आरंभ होती है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के लिए संविधान सभा रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी ने जो है प्रस्तुत किया था 1924 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले की अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है यह जो इसका संबंध की हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा से थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त यानी कि कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति के अधिकार की हम बात करें तो इसकी समाप्ति जो है कब किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं इसको कहाँ पे दिया स्थानांतरित कर दिया, 300 के ए में जो है इसका जो इसे जो है स्थानांतरित कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की
निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने के उपाय नहीं है? तो असमानता घटाने के उपाय नहीं है तो क्या है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत से में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किस क्षेत्र से जो है सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो आप सभी को भी पता है सेवा क्षेत्र से सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। पहले जो है कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था, लेकिन अब सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो कृषि आता है, कृषि पहली, और सेकंड दूसरी क्षेत्र में हम बात करें तो उद्योग आता है, उद्योग, और तीसरी क्षेत्र में हम बात करें तो ये क्या होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो बैंकिंग आता है, LIC आता है, ये सारे के सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति की हम बात करें तो यह किस कारण से होती है? तो इसका कारण की हम बात करें तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण जो है इस मुद्रास्फीति की कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में हीरे की खान है। तो भारत में हीरे की खान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? तो बात करते हैं यह जो है, ये भी आप सभी को पता है, तो कहाँ पर है? तो यह हीरे की खान जो है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हीरे की खान। कर्नाटक में जो है आपको लोहे की खान मिलेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में जो है हीरा पाया जाता है, और कर्नाटक में जो है सोना पाया जाता है। कहाँ पे? सोना। सोना का सर्वाधिक उत्पादन के कर्नाटक करता है, और हाल ही में जो है सोना का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार जो है बिहार के जमुई जिला में पाया गया। कहाँ पे? जमुई जिले में सबसे अधिक, ये आपको ध्यान रखना है। और उस सोना के मामले में अगर बात करते हैं उस हिसाब से बिहार सबसे ज़्यादा हो जाते हैं सोने के मामले में, ये भी ध्यान रखना है। बिहार के जमुई जिला में मिले हैं। राजस्थान की बात करें, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन जो है राजस्थान में किया जाता है, और झारखंड की आप सभी को पता ही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना की हम बात करें तो किस उद्देश्य से की गई है? उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनरुत्थान हेतु किया गया। तो इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो है सीमा बनाने वाले पर्वत की अगर हम बात करें तो कौन सी है? तो यह पेरिनीज पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक हवाओं की बात करें तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त-ए-कबीर मरुस्थल की हम बात करते हैं ईरान में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब की संधि जोड़ती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस में नहीं बहती है? तो यह जो है हम बात करते हैं किस में नहीं बहती है, तो मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी जो चीन में, कम्बोडिया, लाओस में बहती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आसवन उच्च बांध स्थित है। तो आसवन उच्च बांध की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। किस पे? मिस्र में। किस पे? नील नदी में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो है नील नदी कहाँ पे बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अगर कर्क रेखा की हम बात करें तो आप सभी को हम कल भी बताए थे कर्क रेखा के बारे में, तो यह जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, इसका आंसर अगर ट्रिक की हम बात करें तो क्या हो जाता है? ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़ झाड़, ये ट्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तैगुप दर्रा भारत में किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो भारत में जो है तैगुप दर्रा जो किस भारत की को जो है भारत में किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है?
तो अमरकंटक में क्या है, तो सोन है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। नर्मदा नदी का जो है उसका भी है, जो उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पे पर स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू की बात करें तो रांची में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की टिहरी पनबजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है। तो किस एक नदी पर स्थित है, तो बात करते हैं भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम की हम बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षादित क्षेत्र हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो आप सभी को पता ही है, ये पूर्वी दक्कन में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं, तो यह हम बात करते हैं किस भाग में पाया जाता है, तो ये राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला की हम बात करें तो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो यह किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया था, तो आजीविकों के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो यह शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग की बात करें तो 1917 में किया था। दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल आप सभी को पता ही है किस प्रकार का क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। अगर कोई डाउट हो या कोई सुझाव देना हो तो चैनल के यानी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर सुझाव दें। अगर कोई हमें अच्छा लगे तो उसका भी हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मौन सर्वाधिक होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का मौन हम बात करें सर्वाधिक कहाँ पर होगा, तो यह अंटार्कटिका के कैंप में होगा। कहाँ पे, अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का मौन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों लगता है ज़्यादा ठंडा। तो कभी महसूस किए हैं आप कि क्यों ठंडा लगता है, तो इसका वजह है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यही कारण है जो यह ठंडे अत्यधिक जो है लोहा का गुटका जो है ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्रकाश का वेग सब इनमें से अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग हम बात करते हैं सबसे अधिक किसमें होता है, तो इसमें जो होता है किसमें, तो आपको ध्यान रखना निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। अगर वहीं पूछे ध्वनि जो है सबसे कम जो होगा निर्वात में, प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में होगा, लेकिन ध्वनि जो है ध्वनि सबसे कम होगा निर्वात में। और ध्वनि की अगर बात सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में, तब होगा, उससे कम होगा द्रव में, उससे भी कम होगा गैस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की अतिचालक का लक्षण क्या है। तो अतिचालक की लक्षण की अगर हम बात करें इसका लक्षण उच्च पारगम्यता है इसका लक्षण। अब बात करते हैं नेक्स्ट की चुंबक लिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है। तो यानी कि चुंबक जो है इनमें से किस गृह उपकरणों में जो है इसका जो अति आवश्यक भाग है चुंबक हम बात करते हैं सभी में, तो बुलाने की घंटी में ये भी है, पंखा में भी, धुलाई मशीन में भी। इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की समस्थानिक परमाणुओं में डैश है। तो समस्थानिक परमाणुओं की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की मशीन गन की आविष्कार किया था। तो मशीन गन के आविष्कार की हम बात करें तो जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र को किसने प्रतिपादित किया था,
तो हम बात करते हैं एस चंद्रशेखर के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। अब बात करते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में हम बात करते हैं निर्वात ट्यूब जो है यह जो है उपलब्ध नहीं है, और यह प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। इसमें निर्वात की जगह पे वैक्यूम अगर लगा देते हो तो वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था। किसमें? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में हम बात करते तो कण की, तो कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मुखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है। तो लिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। तो यह किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो संभारिक उत्पन्न होते हैं किसके उत्सर्जन में? तो यह जो बीटा किरणों के उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस योगी की आकृति चतुष्फलक होते हैं। तो योगी की हम बात करते किसकी आकृति यहाँ पे चतुष्फलक होती है। तो हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो डैश है। तो ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो कि हम बात करें तो यह क्या है? तो इसका आंसर की हम बात करें तो एक दिए गए पदार्थों में मूल तत्व की ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, तो अंक को बढ़ा देता है, तो यही ऑक्सीकारक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीकारक की तो बढ़ा देता है, लेकिन अबकारक की अगर हम बात करें अबकारक जो है यह घटा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। तो शून्य के बराबर हम बात करें तो पीएच वाला विलयन की, तो यह क्या होता है? तो हम बात करते हैं इसको अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है, अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है किस पे? संस्पर्शम प्रक्रम में किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है। तो कौन सी गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बात करते हैं मीथेन जो है ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रही है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस प्रयोग की जाती है। तो क्यों किया जाता है? तो बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की हम बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा जो ऑप्शन सही है? तो हम बात करते हैं इसका ऑप्शन की, तो यह उनके पुंकेसर और अंडा दोनों होता है। तो क्या होता है? उसके पुंकेसर और अंडा दोनों होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष की हम बात करें तो सिकोया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अब बात करें उसी यानी कि नेक्स्ट यानी 82 क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन की बात करते हैं इथिलीन हो जाता है। अगर गैस पूछे तो एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन गैस में एसिटिलीन, ये आपको ध्यान रखना है एसिटिलीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्यों पुष्पित होते हैं रात्रि के समय में? तो यह मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, तो इसीलिए जो है पुष्पित हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं प्लाज्मा में जल की प्रतिशत है।
तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत की हम बात करें तो क्या है, तो हम बात करते हैं 90% जो है जल का प्रतिशत है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की हम बात करें तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा यानी कि जो है मॉडल प्रस्तावित किया गया था। अब बात करते हैं निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो किस जीव का रक्त हम बात करते तो सफ़ेद होता है, तो यह जो है तिलचट्टा का जो रक्त सफ़ेद होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो डैश होता है। तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, तो यह जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के 74 में नंबर के यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि की हम बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, मिस्र के थे। आपको ध्यान रखना मिस्र बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। यहीं के जो है अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें नंबर के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो 21 द्वीपों का नाम किया गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। तो यह जो हम बात करते हैं वाईकॉम 18 के द्वारा जो है विमेंस आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। तो दिव्या TS जो है बनी है। इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब हम बात करते हैं यह शुरू किया गया किसके द्वारा G7 के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा G7 के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो हम बात करते हैं किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो शिव नाडर को जो है शीर्ष स्थान मिला है। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो बुकर पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें यह जो है सेहन करुणा तालिका के द्वारा जीता गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है। तो किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, तो हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो आधारशिला कहाँ रखी है, तो हिमाचल प्रदेश में रखी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय मूल के वेदांता पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। वेदांता पटेल हम बात करते हैं किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। तो हम बात करते हैं यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। तो यह जो आयोजित की जाएगी किस देश में, तो हम बात करते हैं यह जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं। तो 2022 में हम बात करें तो कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की हम बात करें तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में तो गोल्ड 22 जीते हैं और भारत का क्रम कौन सा था, चौथा क्रम था। अगर वहीं पूछे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का जो कौन सा क्रम 2022 में आयोजित किया गया था, 2022 में कौन सा क्रम था, 22वां क्रम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाकी आप सभी बहुत ही समझदार है, तो आगे आपको क्या करना है तो ज़रूर आप करें। और जब आपको पता ही है दोनों हाथों से रोटी पकती है, तो आप दोनों हाथ को बढ़ाए रखें। हम भी इधर से बढ़ाए रखेंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और हमारे लिए भी होगा। तो अब बात करते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं। तो 2022 में इन सेलिब्रिटीज़ ने दुनिया को कहा अलविदा। तो हम बात करते हैं लता मंगेशकर की मृत्यु 2022 में, मुलायम सिंह की, राहुल बजाज की,
सिद्धू मूसेवाला की, के जो गाने का सिंगर था फेमस, और राकेश झुनझुनवाला की, और राजू श्रीवास्तव की, बाप्पी लहरी की, और साइरस मिस्त्री की। और साथ ही साथ बात करते हुए हीराबेन की जो है मृत्यु हुई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ है, जिसका जन्म 1927 में हुआ था और 22 में इसकी मृत्यु हो गया था। अब बात करते हैं 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने वाले यानी जीतने वाले पेले का निधन 2022 में हुआ। फुटबॉल के जादूगर पेले का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, यानी कि फुटबॉल के एक जो है 10 वर्ष का जो है अंत हो चुका है। अब बात करते हैं जो इसका, तो यहाँ देख सकते हैं महान फुटबॉलर पेले का कैंसर के कारण मृत्यु हो गया, और पूर्व पोप बेनेडिक्ट का 95 साल की उम्र में भी निधन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।